हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र को किस प्रकार से समझा जा सके, अर्थशास्त्र को किस प्रकार के शास्त्र से समझना आसान होगा, उनकी परिभाषाओं को लेकर के वीडियो बनाया था। तो उसमें हम लोगों ने धन के शास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र को समझा था, उनकी परिभाषाएं देखी थी। आज हम धन के कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके आधार पे हम धन के शास्त्र को विस्तार पूर्वक समझने में सहायता प्रदान करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे जो और भी वीडियोस हैं वाणिज्य शिक्षण से वो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो आज हम देखेंगे धन का शास्त्र की विशेषताएं, मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को समझने के लिए हमें धन के शास्त्र की विशेषताएं समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं धन संबंधी कुछ परिभाषाओं की विशेषताएं। पहला है, धन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसमें धन को, अर्थशास्त्र को समझने के लिए धन को ही केंद्र बिंदु माना गया है। धन से आशय भौतिक वस्तुओं से था, जैसे रुपया, पैसा, मकान, अनाज आदि। धन का अध्ययन मुख्य है और मनुष्य का अध्ययन को गौण माना गया है। दूसरा है, सभी मानवीय गुणों का आधार धन ही है। धन के बिना सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि मानवीय सुख का आधार धन ही माना गया है। इसीलिए सभी मानवीय गुणों का आधार किसको माना गया है? धन को माना गया है। तीसरा है, व्यक्तिगत समृद्धि से ही सामूहिक समृद्धि संभव है। प्रत्येक व्यक्ति स्वहित, अपनी स्वयं के हित की दृष्टि से काम करता है और स्वयं के हित की दृष्टि से काम करने का उसका उद्देश्य है धन अर्जित करना, धन कमाना। अतः व्यक्तिगत समृद्धि से ही सामूहिक समृद्धि प्राप्त होती है। चौथा है, निजी धन की वृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि होती है। धन की विशेषताएं क्या बताया गया है कि धन ही अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप प्रदान करता है और अर्थशास्त्र को समझने के लिए धन ही सबसे महत्वपूर्ण साध्य है। तो इसमें मनुष्य, धन और अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप से एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो फिर हम उसके आगे देखते हैं कि धन का शास्त्र मानने वाली जो और भी बातें हैं और परिभाषाएं हैं, उनकी आलोचनाएं किस प्रकार से की जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं की आलोचनाएं। धन का शास्त्र जिसे माना गया है, उन परिभाषाओं की अब चलिए आलोचनाएं देखते हैं। परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे और उनके जो अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र माना जाता था, मनुष्य से अधिक धन को महत्व दिया गया था। इस कारण अर्थशास्त्र को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। और फिर भी कुछ जो विद्वान थे, उन्होंने, जैसे कि विलियम्स, पॉरिस, चार्ल्स डिक्सन जैसे महान लेखकों ने कंजूसों की विद्या, घृणित विज्ञान, रोटी मक्खन का विज्ञान, कुबेर का वेद जैसे मानों से पुकारा गया, मतलब इन नामों से उनकी आलोचनाएं की गई। तो देखते हैं इनकी प्रमुख आलोचनाएं निम्न अनुसार हैं। पहला है आपका, मनुष्य को कम महत्व दिया है। एडम स्मिथ तथा उनके जो और भी सहयोगी थे, अनुयायी थे, ने मनुष्य की अपेक्षा धन को अधिक महत्व दिया, जो उन लोगों को उचित नहीं लगा, क्योंकि धन तो मनुष्य के कल्याण का एक साधन है, उसका साध्य नहीं है। इसलिए रस्किन, कलाइल आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे कुबेर का शास्त्र, रोटी मक्खन का शास्त्र आदि नामों से संबोधित किया। दूसरा, आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है, जिसमें स्वयं के हित की अतिरिक्त अन्य कोई भावना या अनुभूति नहीं होती है। इसमें जो पुराने अर्थशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वयं के हित के अलावा इस धन का उपयोग और किसी की भावना या किसी की भावना को अनुभूति नहीं करते हैं, वो केवल अपने को ही देखते हैं। जबकि मनुष्य स्वयं के हित की पूर्ति के अलावा दया, प्रेम, धर्म, राजनीति, देश प्रेम आदि से प्रेरित होकर भी कार्य करता है। उनका कहना यह है कि सिर्फ धन का शास्त्र के आधार पर ही मनुष्य अपना काम नहीं करता है, बस केवल स्वयं के हित के लिए धन नहीं कमाता है, बल्कि दया, प्रेम, धर्म, राजनीति इन सब को भी देखकर वो कार्य करता है।
तीसरा है अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित कर दिया है। अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहकर इसके अध्ययन को भौतिक पदार्थों से उत्पादन और उपभोग तक ही सीमित कर दिया गया है। ये इनका कहना है कि सिर्फ वो धन कमाने का उद्देश्य नहीं है, ऐसा कह करके उनके जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है उसे छोटा कर दिया गया है। सिर्फ पदार्थों का उत्पादन और जो उपभोग करने वाले हैं यहाँ तक ही उनको सीमित कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र का जो अध्ययन जब किया जाए तो उसको विस्तार से और विस्तृत उसका अध्ययन हो सकता है। और चौथा है आपका धन का संकुचित अर्थ लगाया गया है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं जैसे अनाज, पुस्तक, कुर्सी, मकान आदि से ही लगाया है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भौतिक वस्तुओं के साथ सेवाओं को भी धन माना है, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा जिनमें सीमितता तथा परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। अतः धन का संकुचित अर्थ केवल प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को भी सीमित कर दिया है। उनका मानना है कि ये जो धन अर्थशास्त्र को सिर्फ धन का रूप माना गया है, ये गलत है। इसमें और भी कार्य सेवाएं सम्मिलित हैं, ना कि सिर्फ धन के आधार पर अर्थशास्त्र को समझाया जा सकता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं अपूर्ण हैं। इसीलिए 19वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्र की इन धन संबंधी परिभाषाओं का परित्याग कर दिया गया है। इसी तरह से और भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियां मैं आप लोगों को देती रहूँगी, तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार के से आप लोगों को और भी डिटेल्स चाहिए, जिनके आधार पे मैं वीडियो लेकर के और भी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू।